नमस्ते दोस्तों, ज्ञानेक्सा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद खास सेशन को, जहां हम मानव शरीर के सीपीयू यानी नर्वस सिस्टम को डिकोड करेंगे। एक छोटा सा विचार प्रयोग करते हैं। अगर हम शरीर के हर एक न्यूरॉन को निकालकर एक सीध में जोड़ देना, तो वो तार इतना लंबा होगा कि धरती के कई चक्कर लगा ले। बिल्कुल, और ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन है ना। एकदम सही। लेकिन मतलब ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस जैविक सुपर कंप्यूटर की वास्तविकता है जो हर इंसान के भीतर धड़क रहा है। ये बिना किसी बैटरी के केवल हमारे भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर हर सेकंड लाखों गणनाएं करता है। हाँ, जो दिल की धड़कन से लेकर हमारी एक अनजानी सी गट फीलिंग तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आज का हमारा मिशन इसी मास्टर कंट्रोलर को समझना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ इस स्लाइड में ब्रेन को सीपीयू तो कहा गया है, लेकिन साथ ही इसे एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि या स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी लिखा है। हाँ, ये शब्द थोड़ा विरोधाभासी लगता है। तंत्रिका तंत्र का काम तो बिजली के सिग्नल्स भेजना है, फिर ये झूठी ग्रंथि वाला ठप्पा कहाँ से आ गया? देखिए, इंसान अक्सर सोचता है कि दिमाग सिर्फ तारों की तरह काम करता है जो मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा केमिकल्स के जरिए भी संवाद करता है। अच्छा, जैसे कौन सा हिस्सा? जैसे हाइपोथैलेमस। ये बाहरी मौसम के अनुसार शरीर का तापमान संतुलित रखता है। सर्दियों में शरीर में हीट पैदा करना या गर्मियों में पसीना निकालना, ये सब यहीं से तय होता है। तो क्या ये सीधे पसीने की ग्रंथियों को चालू कर देता है? नहीं, सीधे तौर पर नहीं, और इसीलिए इसे झूठी ग्रंथि कहा गया है। ये कुछ खास न्यूरो हार्मोन बनाता है जो नीचे मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि तक जाते हैं। ओ, जो शरीर की मास्टर ग्रंथि है। बिल्कुल। दिमाग असल में इस मास्टर ग्रंथि को ऑर्डर देता है कि शरीर को फलां हार्मोन की जरूरत है, इसे रिलीज करो। क्या बात है! ये तो एक ऐसे सीईओ की तरह हुआ जो खुद फैक्ट्री के फर्श पर जाकर काम नहीं करता, बस मैनेजर को निर्देश देता है। एकदम सही उपमा है, क्योंकि ये सीधे उन अंतिम हार्मोन्स का स्राव नहीं करता, इसलिए जीव विज्ञान इसे सच्ची ग्रंथि मानने के बजाय स्यूडो ग्रंथि कहता है। बहुत ही शानदार रणनीति है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब यहाँ हम शरीर का पूरा विजुअल देख सकते हैं। इसमें सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साफ दिख रहे हैं। हाँ, सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जो मुख्य नियंत्रण कक्ष है। और पीएनएस वो पूरा नेटवर्क है जो इन दोनों से निकलकर शरीर की सीमाओं तक फैला हुआ है। मतलब सीएनएस हेडक्वार्टर है और पीएनएस वो वायरिंग है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ कपाल या क्रेनियम और ब्रेन का अंतर समझाया गया है। अक्सर लोग खोपड़ी और दिमाग को एक ही मान लेते हैं। हाँ, आम बोलचाल में तो यही होता है, लेकिन विज्ञान की नजर में दिमाग अंदर का वो मुलायम अखरोट जैसा दिखने वाला अंग है ना। बिल्कुल। उसके ऊपर जो मजबूत हड्डी का ढांचा है वो कपाल या क्रेनियम है। ये एक बेहद सख्त हेलमेट की तरह है, और जब इस हेलमेट जैसी हड्डी में चेहरे की हड्डियों को भी शामिल कर लिया जाता है, तब जाके पूरी खोपड़ी या स्कल बनता है। तो कपाल एक हेलमेट है, लेकिन अगर एक मुलायम फल को लोहे के बक्से में रखकर जोर से हिलाया जाए तो वो अंदर ही टकराकर टूट जाएगा। सिर्फ हेलमेट तो काफी नहीं होना चाहिए। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। प्रकृति ने भी यही सोचा। इसीलिए कपाल और दिमाग के बीच एक शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं। क्या ये कार के एयरबैग की तरह काम करती हैं? हाँ, कुछ हद तक। इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, जो चमड़े जैसी सख्त परत है। मध्य में एराक्नॉइड। एराक्नॉइड, इसका नाम मकड़ी से जुड़ा है क्या? हाँ, क्योंकि इसकी संरचना सचमुच एक मकड़ी के जाले जैसी होती है। और सबसे भीतरी परत है पाया मैटर, जो दिमाग से बिल्कुल चिपकी रहती है। तो उस जाले जैसी संरचना का क्या काम है? वो एक खाली जगह या कुशन बनाती है। इन झिल्लियों के बीच एक खास तरह का तरल पदार्थ लगातार बहता रहता है, जिसे सीएसएफ या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ओह, तो ये फ्लूइड असल में वो प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर है? बिल्कुल। जब अचानक झटका लगता है तो ये फ्लूइड सुनिश्चित करता है कि दिमाग अंदर की कठोर हड्डी से ना टकराए। गजब की इंजीनियरिंग है। मुख्य सीपीयू तो सुरक्षित हो गया। बढ़ते अगली स्लाइड में। अब यहाँ मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ दस्तावेजों में एक गणितीय उलझन साफ दिख रही है। हाँ, ये उलझन मैंने भी नोटिस की। देखिए, यहाँ लिखा है कि वयस्कों में रीढ़ की 26 हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। यहाँ तक की गिनती तो बिल्कुल सही है। तो 26 हैं, तो उनमें से 31 नसों के जोड़े कैसे फिट होते हैं?
ये तो ऐसा है जैसे 26 कमरों वाले घर में 31 दरवाजे लगे हों। ये उलझन विकास की प्रक्रिया से जुड़ी है। स्पाइनल नसें सीधे हड्डियों के हिसाब से नहीं निकलती, वे रीढ़ के अलग अलग खंडों से निकलती हैं। अच्छा, खंडों से? हाँ, जैसे सर्वाइकल हिस्से में हड्डियां तो 7 हैं, लेकिन नसें 8 जोड़ी निकलती हैं, क्योंकि पहली नस खोपड़ी और पहली हड्डी, जिसे एटलस कहते हैं, उसके बीच से निकलती है। ओह, समझ गया। मतलब तंत्रिका तंत्र ने अपना वायरिंग का नक्शा पहले ही तय कर लिया था। बिल्कुल। और सैक्रम व कॉक्सिक्स, जो उम्र के साथ जुड़कर एक हड्डी बन गए हैं, उनमें भी नसों के बाहर निकलने के सुराख बचे रहते हैं। इसलिए वहां से भी 5 जोड़ी सैक्रल और 1 जोड़ी कॉक्सिजिल नस निकलती है। कुल 31 जोड़े। बहुत ही रोचक। और यहाँ एक्स्ट्रा जीके में लिखा है कि एक खरगोश में 37 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। हाँ, जो उनकी लंबी रीढ़ को कंट्रोल करती हैं। शरीर का हार्डवेयर बदलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपनी मूल संरचना बनाए रखता है। सही कहा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पीएनएस को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है दैहिक तंत्र या सोमैटिक सिस्टम। ये तो उन कामों को संभालता है जो हमारी मर्जी से होते हैं ना, जैसे किसी नुकीली चीज पर गलती से हाथ पड़ जाने पे तुरंत हाथ पीछे हटाना। हाँ, इसमें संवेदी नसें दर्द का सिग्नल ब्रेन तक ले जाती हैं और मोटर नसें हाथ हटाने का ऑर्डर वापस लाती हैं। लेकिन शरीर के 90% से ज्यादा काम तो स्वायत्त तंत्र यानी ऑटोनॉमिक सिस्टम संभालता है। अनैच्छिक कार्य जैसे दिल का धड़कना। बिल्कुल। और इसके 2 विपरीत हिस्से हैं, अनुकंपी या सिंपैथेटिक और परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तंत्र तो वो एक्सेलरेटर है जो इमरजेंसी के समय 3F मोड चालू करता है, फाइट, फ्लाइट, फियर। जी हाँ, तनाव या डर के समय ये एड्रेनलिन हार्मोन की बाढ़ ला देता है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस दौरान पाचन, रस और लार बनना अचानक कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त शरीर की ऊर्जा की प्राथमिकता अस्तित्व बचाना है, खाना पचाना नहीं। अनुकंपी तंत्र तुरंत खून को पाचन तंत्र से हटाकर पैरों और हाथों की तरफ मोड़ देता है ताकि भागा जा सके। ओह, इसीलिए जब इंसान बहुत डरा होता है तो उसका मुंह सूखने लगता है, और जब खतरा टल जाए तब क्या होता है? तब परानुकंपी तंत्र ब्रेक लगाता है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मूड कहते हैं। तब रोकी गई ऊर्जा वापस आंतों की तरफ भेज दी जाती है और पाचन बेहतरीन तरीके से काम करने लगता है। पाचन की बात चली है तो यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है शरीर के दूसरे मस्तिष्क के बारे में, जिसे एंटेरिक तंत्र कहा गया है। हाँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो जब कोई कहता है कि उसे गट फीलिंग आ रही है, तो क्या वो सच में पेट का दिमाग है? बिल्कुल। पेट और आंतों में इतने सारे न्यूरॉन्स का जाल है कि ये सीएनएस से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पाचन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब मुख्य दिमाग से संपर्क टूट जाए तब भी? काफी हद तक, हाँ। और जब घबराहट होती है तो मुख्य दिमाग सिग्नल भेजता है और पेट का ये तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वही जो पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है, वो इसी की प्रतिक्रिया है। ये तो शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब हम उस सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई पर आते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चलाती है, तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, है ना? डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। जी, डेंड्रॉन शरीर के एंटीना है जो सिग्नल पकड़ते हैं। साइटोन प्रोसेसिंग करता है और लंबी केबल जैसा एक्सॉन सिग्नल को आगे भेजता है। लेकिन जब इतनी लंबी केबल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुजरेगा तो वो रास्ते में लीक नहीं होगा? उसे रोकने के लिए एक्सॉन के ऊपर विशेष श्वान कोशिकाएं लिपटी होती हैं। वे एक वसा की परत बनाती हैं जिसे माइलिन की म्यान या माइलिन शीट कहते हैं। जैसे घरों में बिजली के तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। एकदम वही। लेकिन ये कोटिंग लगातार नहीं होती। बीच बीच में छोटे खाली स्थान होते हैं जिन्हें रणवीर के नोड कहते हैं। तो क्या वहां से सिग्नल लीक होता है? नहीं, बल्कि ये नोड्स सिग्नल की स्पीड बढ़ा देते हैं। सिग्नल एक नोड से दूसरे नोड पर छलांग मारते हुए आगे बढ़ता है। इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अच्छा, छलांग लगाने से सूचना तेजी से पहुंचती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो वो सिग्नल उस गैप को कैसे पार करता है? उस छोटे से गैप को साइनाप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल खुद उसे पार नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ खास रसायन छोड़ता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये केमिकल मॉलिक्यूल्स उस खाली जगह को तैरकर पार करते हैं? हाँ, और अगले न्यूरॉन के एंटीना से टकराते ही वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं। साथ ही सिस्टम में ग्लियल कोशिकाएं भी होती हैं जो न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं, पोषण देती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। क्या बात है!
ये एक अविश्वसनीय तंत्र है। बढ़ते अगली स्लाइड में। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, जो परीक्षा उपयोगी तथ्यों का खजाना है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, ये तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि न्यूरॉन्स में कभी कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता। बिल्कुल, जन्म के समय जितने न्यूरॉन्स होते हैं, जिंदगी भर इंसान उसी तय संख्या के साथ रहता है। त्वचा या हड्डियों की तरह ये खुद को नया नहीं बनाते। तो फिर इनका निर्माण कब होता है? इनका निर्माण केवल भ्रूण अवस्था में स्टेम कोशिकाओं द्वारा ही होता है। जन्म के बाद वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। ये तथ्य सच में दिमाग को सुन कर देता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में परीक्षा उपयोगी कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को